नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। सरकारी भर्तियों में हुई धांधली पर एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यूके ट्रिपल एससी की साल 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के बाद एसटीएफ ने 3 बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन अध्यक्ष यूके ट्रिपल एससी डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत, तत्कालीन सचिव यूके ट्रिपल एससी मनोहर सिंह कान्याल और तत्कालीन परीक्षक नियंत्रक यूके ट्रिपल एससी राजेंद्र सिंह पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया है। मनोहर सिंह कान्याल वर्तमान में संयुक्त सचिव लेखा सचिवालय देहरादून के पद पर तैनात हैं और धामी सरकार की यह बड़ी कार्रवाई है जिसके बाद अफसरों में अब हड़कंप मच गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने धांधलियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांतों का पालन किया है। पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कान्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया गिरफ्तार किए गए हैं। 2016 में कराई गई थी वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में गिरफ्तारियां हुई हैं। लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन सीएम के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों ने तेजी दिखाई और वीपीडीओ भर्ती में 6 साल बाद विधि सम्मत कार्रवाई कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसटीएफ की कार्रवाई की सराहना भी की है। तो एसटीएफ सख्त अपराधी पस्त यूके ट्रिपल एससी ने 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा करवाई थी, जिसमें 6 मार्च 2016 को समस्त 13 जनवरी के 236 पदों को लेकर के जो बात सामने आई थी। परीक्षा में कुल 87,196 परीक्षार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि 30 मार्च 2016 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था और उसके बाद बड़े आरोप भी लगे थे इस परीक्षा परिणाम में। धांधली के मद्देनजर कई शिकायतों के आधार पर उत्तराखंड शासन ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2017 में जांच समिति का गठन किया था और इसके बाद जांच समिति ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर परीक्षा में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया था। यह बड़ा फैसला आया था हाईकोर्ट की तरफ से। परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संबंध में जांच सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून को मिली थी और पूरी जांच की जिम्मेदारी मिली थी। 2020 में खुली जांच में पुष्टि होने पर मुकदमा अभियोग शासन की अनुमति के बाद दर्ज कराया गया था। वहीं 2020 से 2022 तक प्रकरण की विवेचना सतर्कता अधिष्ठान देहरादून कर रहा था। पूरे मामले की जांच देहरादून सतर्कता अधिष्ठान कर रहा था। 2022 के अगस्त में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रकरण की विवेचना एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई, यानी जो पूरा मामला था उसकी जांच अब एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई थी। एसटीएफ ने विवेचना को आगे बढ़ाते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। जितने भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किए एसटीएफ की टीम ने और उसके बाद पहले जांच कमेटी ने परीक्षा से संबंधित ओएमआर शीट को एफएसएल भेजा और एफएसएल से ओएमआर शीट में छेड़छाड़ होने की पुष्टि भी पाई गई थी। उस दौरान पाया गया कि ओएमआर स्कैनिंग फाइनल रिजल्ट का काम तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कान्याल के घर पर हुआ था। कितनी बड़ी फॉल्ट पाई गई थी और इसके बाद अभी तक 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं और उनके बयान एसटीएफ ने दर्ज कराए हैं। 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके बयान दर्ज कराए एसटीएफ ने। कई अहम गवाहों के बयान कोर्ट में भी कराए जा चुके हैं जो केस की अहम साक्ष्य हैं। जो इस पूरे मामले को लेकर के अहम साक्ष्य उनके बयान कोर्ट में भी हो चुके हैं। पहले 3 अभियुक्त मुकेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार और राजेश पाल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद यूके ट्रिपल एससी ने 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा करवाई। 6 मार्च 2016 को समस्त 13 जनपदों के 236 परीक्षण केंद्रों में संचालित की गई थी ये पूरी प्रक्रिया जो परीक्षा कराई गई थी और अब उसी मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर यह माना जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी लकीर खींच दी है।
तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह धामी ने इस मामले पर जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे, उन दिशा निर्देशों के बलबूते ही आज वो बड़ी चीजें राज्य में हो पाई है जो अपराध को मुक्त करने की दिशा में सरकार की एक अनूठी पहल हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह धामी के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन यहाँ पर इस मामले में हुआ था। पूरी जांच यहाँ पर ट्रिपल ने जो डीओ की जो भर्ती का जो मामला था उस मामले में जांच शुरू की। आज इसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, तत्कालीन जो सचिव थे आयोग के, जो वर्तमान में संयुक्त सचिव सचिवालय में थे, उन मनोहर कन्याल, उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। साथ ही जो परीक्षा कंट्रोलर थे और तत्कालीन उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तीनों को गिरफ्तार करने के बाद फोटो पेश कर दिया गया, जहाँ से अग्रिम कार्रवाई वहाँ पर शुरू की जाएगी। 2016 का मामला है जब डीपीडीओ भर्ती का यहाँ पर उठा था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये कहा जा सकता था कि मामले में जो जांच थी वो उतनी त्वरित गति से नहीं हो पाई थी, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि अपराधी अभी तक ये पूरा मामला अधर में लटका रहा। जांच की जो गति है वो तेजी नहीं पकड़ पाई थी। भाई अब एक बात ये माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि अधिकारियों को अब ये समझ आ गया होगा कि दरअसल जीरो टॉलरेंस की बातें जो सरकारें किया करती थी, अब की सरकार में ये फर्क हो गया है कि ना केवल बातें करनी है बल्कि उस पर अमल भी करना है। इस रूप में भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह धामी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने अगर जीरो टॉलरेंस की बात कही तो जीरो टॉलरेंस का असर यहाँ पर दिखने लगा है। सबसे पहले अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। उसके बाद अपराध की तरफ अपराध मुक्त की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाए थे, जिसमें कह सकते हैं कि विभिन्न भर्तियों में जो शिकायत अब तक मिली थी उनको लेकर यहाँ पर जांच चल रही थी। अभी तक इस पूरे मामले पर कह सकते हैं कि जो डीपीडीओ की जो भर्ती हुई थी उसमें विजिलेंस जांच वहाँ पर चल रही थी, लेकिन विजिलेंस जांच की जो रफ्तार थी, जो कार्य करने की स्थिति थी, उन सब चीजों को लेकर परिणाम सामने नहीं आ पा रहे थे। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने इस जांच एसटीएफ को सौंपा। एसटीएफ ने जांच शुरू करते ही जो आरोपी थे एक के बाद एक इन सबको गिरफ्तार करना अब तक यहाँ पर शुरू किया है। अभी तो इसकी शुरुआत मात्र कहा जा सकता है, आने वाले दिनों में और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। हर चीज खुलासा यहाँ पर हो सकता है, जिस चीज को लेकर आरोप यहाँ पर लगते रहेंगे सरकार के ऊपर। तो ये मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह धामी है, युवा मुख्यमंत्री और भाईकर धामी के रूप में जिन्हें बोला जाता है वो आज करके दिखा रहे हैं। चाहे अपराधी कोई भी हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। सरकार उसको और उसको ध्वस्त करने का काम यहाँ पर करेगी। मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह धामी है, उन्होंने ये कह सकते हैं कि उन्हीं के निर्देश से जो कार्रवाई शुरू हुई थी आज वो अंजाम तक पहुंचने के दिशा में बढ़ चुकी है। और ये बड़ी खबर इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि अभी तक के लिए मुख्यमंत्री की कार्रवाई संदेश के लिए तो मजबूत बनेगी, साथ ही युवाओं को एक भरोसा यहाँ पर देने का वो काम करेगी कि अपराधी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, उसके खिलाफ जांच यहाँ पर जरूर होगी और दोषी होगा तो उसको यहाँ पर पकड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। और खबर देहरादून से है, जहां पर यूके SSC पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई एक तरफ की गई है, तमाम सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे विपक्ष की जीत करार देते हुए कहा है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद आखिरकार STF को उस मुद्दे पर अपनी कार्रवाई करनी ही पड़ी। अब मैं लगातार जब आदरणीय प्रकाश पंत जी ने इस मामले में सरकार की तरफ से बयान दिया था कि टैंपरिंग ऑफ इन कॉपीज हुई है और रणबीर सिंह जी की जांच में ये पाया गया और हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य से स्वर्गीय पंत जी का निधन होता है और कार्रवाई रुक जाती है। और ये आदमी के खिलाफ में लगातार जब अभी वाला केस आया उसमें भी मैं कहते रहा कि दोनों अध्यक्षों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और आज RBS रावत की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित ही बड़ा कदम है। अब देखना है कि सरकार इसको किस तरीके से लेती है, पैरवी ठीक से उधर अंकिता मर्डर केस से जुड़ी खबर है, जहां पर धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार की धारा 5 बढ़ाई गई है। STF के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह धाराएं बढ़ाई गई हैं। पहले अभियोग से जुड़े साक्ष्य विधि प्रयोगशाला में भेजे गए और फिर परीक्षण कर सभी साक्ष्यों को कब्जे में लिया गया। तो धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार की धारा 5 बढ़ा दी गई है। आरोपियों पर STF के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह धाराएं बढ़ाई गई हैं। STF ने एक और कदम आगे बढ़ाया, कार्रवाई करते हुए
पहले अभियोग से जुड़े साक्ष्य विधि प्रयोगशाला में भेजे गए और उसके बाद धाराएं बढ़ाई गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। महिलाओं के साथ हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर एक ऐप होना चाहिए, कॉल सेंटर होने चाहिए ताकि एक बटन दबाने पर महिलाओं का संपर्क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से हो और अधिकारी उस पर तुरंत मदद कर सके। कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, त्वरित निर्णय होने चाहिए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खुलने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं काम कर रही हैं तो शाम को आप ऐसे सेफ एनवायरनमेंट में आप आके रहें जहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी महसूस होती है और आपकी सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा ऐप्स होने चाहिए, कॉल सेंटर्स होने चाहिए, एक बटन दबने पर इमीडिएटली कहीं ना कहीं अफसर तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो मदद के लिए त्वरित रूप से आ सके। तो कड़े से लॉकडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस की वजह से जांच में भले ही देरी हुई हो, लेकिन रेगुलर पुलिस की तत्परता और कुशल कार्य प्रणाली के चलते आज अपराधी सलाखों के पीछे हैं और जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उन्हें। मैं समझता हूं कि राजस्व पुलिस के कारण थोड़ा देरी तो हुई है, लेकिन जिस तरह से तत्परता के साथ रेगुलर पुलिस ने काम किया है और मैं इसमें कोई शक की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए और जिस तरह से सारे जितने अभियुक्त हैं वो जेल के अंदर चले गए हैं और जितने भी पहलू हैं उन पे जांच हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस समय जो जांच चल रही है वो बिल्कुल अच्छी है और सही दिशा में चल रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है और इस कड़ी में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला एवं पुनर्वास केंद्र मानसिक में नवनिर्मित 40 बेड के शयन कक्षों और राजकीय बाल गृह केदारपुरम देहरादून में नवनिर्मित 20 बेड के शयन कक्षों का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इस दौरान कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त और ग्रसित दिव्यांग महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य से इन कमरों का निर्माण किया गया है। मैंने अपने पूर्व के कार्यकाल में जो है इसके विस्तार को लेकर पहल करी और आज उसका हम बड़ा फलित रूप देख रहे हैं कि आज 40 बेडेड जो है वो कक्ष आज इनॉग्रेट हुआ है, जो लगभग 1,43,00,000 का जो है बनकर तैयार हुआ। आज उसका उद्घाटन हुआ है। साथ साथ में हमने अपने बाल गृह का भी यहाँ पर आज उद्घाटन किया है। इसमें जो है 20 बेडेड जो है हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो विरुद्ध वाले बच्चे भी होते हैं या जो दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट कर सकें और साथ साथ में उनको जो है सुविधापरक चीज़ें जो है यहाँ पर मिल सकें। विकासखंड में माटी संगठन की महिलाओं ने मनुष्यारी की सरमोली में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजन की। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर दुर्गा ने संविधान में महिलाओं और युवतियों के अधिकार, सशक्तिकरण, उत्थान और महिलाओं के अपराध नियंत्रण पर गहनता से चर्चा की। दिवसीय कार्यशाला का आयोजन माटी संगठन सूत्रवाणी के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे मैंने इनको जानकारी दी है और इसमें महिला अधिकारों के बारे में हम संविधान में, भारतीय संविधान में जो महिलाओं का अधिकार है उस पर चर्चाएं कर रहे हैं और इन चर्चाओं में जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं उन पे आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और ये 2 दिवसीय कार्यशाला है। 2 दिवसीय पुलिस की हिरासत से छूटकर गंगा में कूदने वाले 22 साल के केदार सिंह के मामले में डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने सबसे पहले जहां परमार्थ निकेतन में हुई चोरी के संबंध में कर्मचारियों और प्रबंधकों से पूछताछ की, तो वहीं लक्ष्मण झूला थाना पहुंचे और वहां पर उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से भी मामले की जानकारी ली। डीआईजी ने दावा किया है कि जल्दी ही जांच पूरी कर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। डीजीपी महोदय के द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है। पूर्व में भी इसमें जांच की जा चुकी है एडिशनल एसपी पौड़ी के द्वारा। अब मेरे द्वारा जांच किया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें जांच करनी है। अभी तो टाइम लग जाएगा मुझे, पर उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं इसमें। हाँ, वो चीज़ें, वो जांच का एक भाग वो भी था, वहाँ वो घटनास्थल देखने और वहाँ के जो कर्मचारी है, उनके प्रबंधक है, उनसे भी वार्ता की गई। और उनसे जो भी जानकारी मिली वो हमने अपने पास कलमबंद बयान कर दिया। उत्तरकाशी द्रौपदी के डांडा में आए एवलांच की हिमालय क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। दरअसल पिछले 15 दिनों में हिमालय में कोई ऐसे एवलांच आ चुके हैं और ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी ढोभाल की माने तो हिमालय में ऐसे एवलांच इस तरह का आना सामान्य बात है और अक्सर इस तरह के एवलांच हिमालय पर आते रहते हैं, लेकिन यह इंसानी पहुंच से दूर होते हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा सुना नहीं जाता है। वैज्ञानिक डीपी ढोभाल बताते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार आ रहे हैं एवलांच। नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक रिपोर्ट किए गए हैं और यह एवलांच हिमालय में अक्सर आते रहते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बर्फीले तूफान और हिमस्खलन आ रहे हैं। पिछले हफ्ते नेपाल में एवरेस्ट के बेस कैंप मानसून में आए एवलांच में 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं इससे पहले केदारनाथ में लगातार 3 बार एवलांच आ चुका है और अब द्रौपदी का डांडा में आए एवलांच से इतनी बड़ी घटना घटी है। वहीं आपको बता दें कि ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी ढोभाल का कहना है कि यह घटनाएं बेहद अलार्मिंग होती हैं और इन घटनाओं से हमें सीखने और सबक लेने की जरूरत होती है। बिल्कुल हमारा उत्तराखंड ऐसा है जगह है कि पूरे हम सेंट्रल हिमालय में है। हमारे पास जो है जो हिमालय में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसके 2 सोर्सेज है। एक वेस्टर्न है जो जाड़ों में बर्फ गिरती है, एक मानसून का इंडियन मानसून है जो गर्मी में होता है। तो हमारे यहाँ जो है स्पेशली आपका जो है सेंट्रल हिमालय में समर में भी जो है स्नोफॉल होती है, ग्लेशियर एक्यूमुलेट होते हैं। तो हम इनको बोलते हैं समर एक्यूमुलेशन ग्लेशियर भी इनको बोलते हैं। जैसे कराकोरम साइड है वेस्टर्न हिमालय में, वहां पर बारिश कम होती है। वहां पर तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश से सटे मुनिका रेती और स्वर्गाश्रम के आसपास शराब की दुकानों को लेकर परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यम स्वामी चिदानंद मुनि ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक गंगा स्नान के बजाय शराब स्नान ठीक नहीं है। स्वामी की माने तो उत्तराखंड आध्यात्मिक प्रदेश है, लिहाजा यहाँ शराब की जगह शांति के ठेके खोलने की जरूरत है। सरकार से मेरी प्रार्थना रहेगी और समाज से भी रहेगी। देखिए, सरकार नियम बना सकती है, लेकिन पालन समाज को करना होता है। वैसे तो ड्राई एरिया है, सरकार ने तो नियम बना रखा है। इस ड्राई एरिया में हम गंगा में स्नान करने की बजाय शराब में स्नान करने लगे तो ये संस्कार नहीं होगा। इसलिए ये संस्कार जगाने का काम हमें अपने घर घर में करना होगा, हर घर को जागना होगा और इसके लिए मीडिया शक्ति बहुत बड़ा काम कर सकती है। सरकार से मेरी फिल्म आदिपुरुष के ट्रेलर में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है उसे लेकर संत समाज में उबाल है। सनातन धर्म की देवी देवताओं का अपमानजनक तरीके से चित्रण और प्रस्तुतिकरण करने से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और संतों में खासी नाराजगी है, जो सनातन धर्म को अपमानित करके करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अखाड़ा परिषद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा है और वहीं संत समाज ऐसी फिल्मों और बाकी सभी सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाली फिल्मों पर रोक लगाए जाने की भी मांग कर रहा है।
फिल्म है वो फिल्म नहीं है, वो लगा कि जैसे जो रावण है, राम है, जैसे वो गजनी बनाए गए हो। हमारा ये कहना है कि रावण को राम का रूप दिया जाए, राम का स्वरूप दिया जाए। रावण को भी एक मुसलमान की तरह पेश नहीं किया जाए, वो मुल्ला जैसा दिखाया गया है। रावण जो है ब्राह्मण थे, यज्ञोपवीत था, शिखा थी, सूत्र थे, सब थे। तो रावण को जो है ब्राह्मण के रूप में दिखाया जाए, मुल्ला के रूप में दिखाया नहीं जाए। हमारा ये विरोध है। क्या करने जाएगा समाज? क्या नहीं, हम क्या करेंगे वो हम अपनी नीति बनाएंगे। अगर ये लोग नहीं मानेंगे, जिनके लिए ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। फिल्म है वो बिल्कुल मानता है। इसमें पहला काम तो जो सेंसर बोर्ड है, अगर ये सब जो आप कह रहे हैं प्रमाणित है, तो इस फिल्म को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। किसी की धार्मिक देवी देवताओं की ठेस पहुंचाने का संवैधानिक अधिकार नहीं बनता है। आर्टिकल 29 और धारा 93 ये अधिकार देती है कि अगर हमारे कोई देवी देवते का अपमान करता है तो उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए, फिल्म का प्रतिकार होना चाहिए और फिल्म पूर्णतः है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हमारे देवी देवता आस्था के केंद्रों का मजाक कोई भी उड़ावे तो फिल्मी जगत को अधिकार नहीं है। और इस देश की लच्छीवाला रेंज की फतेहपुर बेट अंतर्गत जीवनवाला में खैर प्रजाति के बेशकीमती पेड़ काटने की घटना ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। वहीं 2 दिन पहले अंधेरे की आड़ में जीवनवाला से 8 हरे पेड़ काटे गए हैं, जिनकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वन विभाग की टीम को देखकर तस्कर भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में वन महकमा मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इस संबंध में वन विभाग की तरफ से 3 टीमें भी गठित की गई हैं और लकड़ी तस्करों को चिन्हित कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 8 पेड़ काटे गए हैं। कौन सी लकड़ी थी? खैर जी। क्या कार्रवाई की? इसमें हमने चालान कर दिया है और थाने में भी रिपोर्ट कर दी है। आरोपियों के नाम भी नाम भी दे दिए हैं। कहाँ के ये आरोपी? ये हरिद्वार सिकरोटा के। तो पहले भी घटना कर चुके हैं इस तरह की? हाँ, ये पहले भी 3-4 साल पहले भी खबरें आती रही इनके नाम जी। डोईवाला के एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ में राजस्थान के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में सीधी भर्ती के 50 असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनी अफसरों ने सफलतापूर्वक साहसिक और जोखिम भरी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जिसके चलते डोईवाला के एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर में सभी अधिकारियों को सम्मानित कर उन्हें विदाई दी गई। आपको मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी और हर्ष है कि पिछले 1 वीक से हमारे पास हमारे ACD डायरेक्ट एंट्री जो डायरेक्ट भर्ती के ऑफिसर हैं 50 जिनकी नफरी है, वो हमारे पास एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एकेडमी से आए। इस एडवेंचर ट्रेनिंग के दौरान इनको हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल, रेस्क्यू, उसके साथ साथ बेसिक रॉक क्राफ्ट, आपको मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी और उधर राजधानी देहरादून में 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे विरासत मेले में इस बार फिर से राज्य की पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड को देश और विदेश में नई पहचान मिल सके। 15 दिन तक चलने वाले इस विरासत मेले में इस बार खाने के शौकीन लोगों को राज्य की पारंपरिक बकरे और मछली का स्वाद भी चखने को मिलेगा। आयोजकों ने कहा है कि विरासत के जरिए राज्य को देश और विदेश में एक नई पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड का नाम सभी जगह प्रसिद्ध हो सके और राज्य की पारंपरिक चीजों को अपनी पहचान मिल सके। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।